Hello, everyone. We have a special episode of the Naan Curry podcast today. We're joined by Rana Safi, who is an author, historian, chronicler, and the author of many books. My favorite being Where Stones Speak Historical Trails in Mehrauli, the first city of Delhi. Welcome, Rana Appa, to our show. Thank you so much. Thank you for inviting me. वेलकम रानापा। और आज का Thank एपिसोड you. बड़ा इंटरेस्टिंग नाम रखा है हम लोगों ने, जनाना घराना बावर्ची खाना विद जाना राना सफी। तो जिनको नहीं पता है उनके लिए जनाना मींस विमेन, घराना जिससे ताल्लुक रखते हैं या फिर घर से भी यूजुअली वर्ड आता है, और बावर्ची खाना इज किचन, और राना इज राना। बस यही है। So today we are going to explore everything about food, especially लखनऊ से, या फिर जैसे लखनवी अंदाज में या लखनऊ के लोग बोलते हैं नखलऊ, तो हम नखलऊ का खाना और नखलऊ की बातें करेंगे। एंड बियॉन्ड फूड, बियॉन्ड किचन, women's participation, women's role in food, right? राना आपा और मैंने एक किताब भी लिखी है, मतलब अलग अलग चैप्टर है, देसी डेलिकेसी फॉर पीपल हु आर वाचिंग अस ऑन यूट्यूब। तो ये देसी डेलिकेसी हमने लिखी थी, जिसमें राना आपा की एक की जो चैप्टर है कोरमा के ऊपर, राना आपा ने एक बहुत ही एक डायलॉग भी लिखा है, वो मैं राना आपा से ही पूछूंगा, मसाला और कलीजी भूनने वाला बात। तो चैप्टर का नाम है किस्सा कोरमा और कलियों का। विल डिस्कस दैट एज वेल, बट वी विल स्टार्ट विथ वन बेसिक थिंग। अक्सर होता है राना आपा, जब मेन जब खाना बनाते हैं तो होता है कि अरे मेन खाना बनाते हैं, इट्स सच अ बिग थिंग, मेन फोक्स कुकिंग, इट्स एन आर्ट, और ये है वो है फलाना ढिमकाना। लेकिन सेम चीज जब विमेन करती हैं, जब औरतें करती हैं किचन में, तो वो एक आर्ट नहीं माना जाता फॉर सम ऑड रीजन। वो होता है कि हाँ ठीक है, ड्यूटी ही तो है। लेकिन उसके उलट अगर हम किचन, रेस्टोरेंट किचन की बात करें, तो वहां पर मेन होते हैं भरे हुए, और विमेन फोक्स जो है रेस्टोरेंट हॉट किचन में नहीं होती हैं। तो ये आर्ट का क्या कनेक्शन है, आर्ट वर्सेस ड्यूटी? देखो, खाना पकाना जो है वो कला ही है, उसको हम ड्यूटी नहीं कह सकते। कुछ लोग जरूर उसको अगर मजबूरी में पकाना पड़ रहा है उनको, के मतलब ऐसे हालात हैं कि उन्हें पकाना है, दिल नहीं लगता उनका पकाने में, तो ही ड्यूटी के लिए पकाते हैं क्योंकि बच्चों का पेट भरना है। लेकिन ज्यादातर जैसे हम हैं, हम पकाते हैं तो हम इसको बहुत शौक से पकाते हैं, और जब प्यार से पकाएंगे तभी प्यार से घर वालों को खिलाएंगे। और जहां तक तुम्हारा सवाल है रेस्टोरेंट्स का और होटल्स का, तो अगर देखा जाए तो बावर्ची जो है वो मेल होता है, और ज्यादातर बावर्ची जो है वो, क्योंकि हमारे बचपन में भी हमारे यहाँ बावर्ची ही हुआ करते थे। जो औरतें थी दराने की, वो खाना नहीं पकाती थी। हमारी अम्मी कभी खाना नहीं पकाती थी, बल्कि हमने उनसे सीखा भी नहीं खाना पकाना, उनको खाने पकाने का बिल्कुल शौक भी नहीं था। वो कहती थी चटनी रोटी खिला दो, बावर्ची खाने में नहीं जाने वाली मैं। तो उनका काम था कि मेन्यू डिसाइड करती थी कि आज क्या पकेगा, मसाले निकलवाती थी। मुझे अभी तक याद है, जिनिस की कोठरी हुआ करती थी जिसमें राशन रखा जाता है। जिनिस की कोठरी के सामने वो बैठती थी, वो तराजू लेके बावर्ची आता था, और उसमें एक एक चीज तोली जाती थी, इतनी छिटाक ये, इतना माशा ये, इतना तोला ये, और एक एक, जैसे कि ये होती है काली मिर्च, अगर कोफ्ते पक रहे हैं तो उसमें एक से अगर 2 काली मिर्च हो गई तो मजा जो है वो जो है तल्ख हो जाएगा, तो तेज हो जाएगा। इस तरह की जो बारीकियां थी वो औरतें करती थी। पकाते जरूर मर्द हो, तो कला तो हमेशा से हमारे ही हाथ में थी। That is interesting actually. Now I'm remembering, मैंने अपनी नानी को खाना बनाते कभी देखा नहीं है, लेकिन नानी ने हमेशा सुपरवाइज किया है। तो नानी हमेशा ईद बकरीद के टाइम पर बैठे साइड में, इसमें ये करो वो करो फलाना ढिमकाना। इंटरेस्टिंग कि तो बेसिकली मैनुअल लेबर मर्दों के पास होता है। बड़े बड़े बहुत खुश रहते हैं वो ये सोच के कि काम तो हम कर रहे हैं, करवा कौन ये उन्हें नहीं पता। ये बात तो है, उनको पता नहीं है कि किस बात पे वो किसके ऊपर नाच रहे हैं वो लोग। ये इंटरेस्टिंग था। तो उससे आते हैं हम, अभी आपने पॉडकास्ट से पहले ही बताया था दिल्ली और लखनवी खाने के बारे में। आप लखनऊ, मतलब जग जाहिर है लखनऊ। इनफैक्ट आई शुड टेल एवरीबडी दैट वंस आई वांटेड टू गेट इन टच विद समबडी, मैंने ट्वीट किया, फिर राना आपा ने मुझे फटाफट ट्वीट पे से कनेक्ट भी कर दिया, एंड नेवर लाइक अरे हाँ ऑफ कोर्स आई शुड हैव आस्क्ड यू ओनली। तो राना आपा ने बोला लखनऊ की बात होगी तो भाई मेरे से पूछो, लखनऊ की तो मैं अच्छे से मतलब जानती हूँ। तो लोगों को, और आप अभी लखनऊ से होके आए भी हैं, सो लखनऊ
क्यों जाना चाहिए लोगों को? Why people should visit Lucknow? देखो, मैं दिल्ली ने मुझे अडॉप्ट किया, मैं दिल्ली के बारे में लिखती हूँ, और ये मेरे ख्याल से मुझे लगता है कभी इसलिए क्योंकि एन आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव इज ऑलवेज बेटर। आप थोड़ा सा इम्पार्शियल होके लिख सकती हैं। तो लेकिन मैं बिलोंग तो वैसे तो मैं अलीगढ़ की हूँ, लेकिन मैं पली बढ़ी लखनऊ में हूँ, मेरी स्कूलिंग लखनऊ में हुई, काफी साल मेरा बचपन लखनऊ में ही गुजरा। तो लखनऊ में जो खाना है और जो दिल्ली का खाना है, उसका फर्क मैं 2 लफ्जों से करूंगी कि दिल्ली का खाना जो है ना, जिसका अंग्रेजी में रोबस्ट कहते हैं, कि उसका जो वो होते हैं, उसका जो जायका होता है बहुत रोबस्ट होता है, और जो लखनऊ का जायका वो बहुत नाजुक होता है। एक डेलिकेसी है वहां के, उसमें बहुत कम मसाले इस्तेमाल करते हैं। लखनऊ दिल्ली में मसाले काफी होते हैं इस्तेमाल। तो वो जो है ना, क्योंकि हम लखनऊ में एकदम हमने बचपन से ही बहुत ही नफासत वाले खाने खाए, जिसमें बहुत कम मसाले पड़ते थे। जो तरकीब है खाना पकाने की, जो मेरे नजर में और जो मैंने सीखी और जो मैं खुद आजमाती हूँ, कि खाना भूनना चाहिए और उसका जो है प्रोपोर्शन हर चीज का बिल्कुल सही होना चाहिए। आप उसको अगर तेल में और गरम मसालों में डिबो दो तो फिर क्या फायदा, फिर उस पकाने का क्या फायदा? कि अगर आपको लग रहा है कि आपका अच्छा खाना है क्योंकि आपने उसमें 52 मसाले डाल दिए, तो वो 52 मसाले से मजा नहीं आता, मजा हाथ में होता है। करेक्ट। तो एक व्हाट इज द मेजर डिफरेंस, लाइक दिल्ली का खाना ऐसा रोबस्ट, खड़ा अक्खड़ जिसको बोलते हैं, वो या और लखनवी खाना नफासत नफीस होता है, ऐसा क्यों? अगर खाना का देखा जाए तो समवॉट आई वुड से ओवरलैप तो है, लेकिन स्टिल टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है। देखो, चीजें इवॉल्व करती हैं। दिल्ली के बाद लखनऊ बसा है। जब दिल्ली का जवाल होना शुरू हुआ है, मुगलया सल्तनत का जवाल होना शुरू हुआ है, तो नवाबों का उरूज हुआ है लखनऊ में। और यहीं की भी वो ऑफशूट थे, जो पहले नवाब थे अवध के, वो तो वजीर ही थे मुगल बादशाह के। तो और उन लोगों का, अच्छा, जो मुगल थे उन लोगों का ज्यादा वक्त जंगों में गुजरा, बैटलफील्ड पे गुजरा, तो उनका खाना जो था ना, वो रफ एंड रेडी था। उनके पास इतना वक्त नहीं था कि खानों को बहुत ही ज्यादा नफासत से मतलब तरकीबें निकालें करें। करी उन्होंने बहुत, जैसे कि मिसेस सलमा हुसैन ने करी हुई है। सलमा आपा की किताबें हैं 2 मुगल खानों पे, एक नुस्खा शाहजहानी है, एक और है मुगल खाने पे। तो वो सब खाने की तरकीबें मौजूद हैं। लेकिन जो लखनऊ में आके, अच्छा, इनके पास थोड़ा सा ये, क्योंकि पर्शिया से थे, नैशापुर से थे, तो एक नोमैडिक जिंदगी होती है और एक होती है सेटल लाइफ। तो पर्शिया का, ईरान का अपना जो सिविलाइजेशन है वो भी बहुत पुराना है, और उनके अपने खाने, उनकी अपनी बहुत सारी चीजें पहले से काफी डेवलप थी। वो सब चीजें नवाबों के साथ लखनऊ में आई। और यहाँ से भी उसके बाद जब पहले तो नादिर शाह का की इन्वेजन हुआ, फिर अहमद शाह अब्दाली का, उसके बाद 1857 बहुत से लोग यहाँ से लखनऊ गए। और मतलब 1856 से पहले, 1857 के बाद तो नहीं, बल्कि अहमद शाह अब्दाली के इन्वेजन के बाद लखनऊ का जो कोर्ट था वो अपने उरूज पे था। नवाबों के वहां पे उनका रूल चल रहा था लखनऊ में। तो जो लोग यहाँ से गए वो अपनी अपनी साथ अपना हुनर लेके गए और वो जाके वहां पे निखरा। तो मैं ये कहूंगी, जैसे कि एक कहानी है, किताब है मीर जाफर हुसैन की, लखनऊ से सनत कदा ने उसको छापा है, वहीं से ट्रांसलेट हुई है उर्दू में, किसी की मेमोयर्स है। हाँ, ये द क्लासिक क्विजीन ऑफ लखनऊ। तो इसमें देखो एक कहानी है जो मुझे बहुत भाती है, कि एक नवाब साहब थे जिन्होंने बावर्ची रखना चाहा और उसका इंटरव्यू लिया। उससे पूछा तुम्हें क्या पकाना आता है? उसने कहा कोरमा। उन्होंने पूछा और क्या आता? उसने कहा कोरमा। इसके सिवा और कुछ नहीं आता, लेकिन मैं आपको ऐसा कोरमा खिलाऊंगा रोज के हर रोज उसका जायका फर्क होगा। ये होती है आर्ट। हाँ, ये है आर्ट। और ये आर्ट जो है ना, यहाँ पर नहीं है। आप यहाँ पे जाइए, खासतौर से बड़े बड़े होटल्स में जाइए, तो तुमको तो खुद ये पता है, यू आर अ मास्टर शेफ योरसेल्फ, कि सुबह सुबह होटल्स में, रेस्टोरेंट में 3 मसाले तैयार हो जाते हैं, एक लाल, एक पीला, एक हरा, और वो सफेद, और हर खाना जो है ना उसी में डाल दिया जाता है। ऐसे होता नहीं है। जब हम खाना बनाते हैं ना, हम लोग जनाने में जब हम खाना बनाते हैं तो हम पीला और सफेद और काला मसाला नहीं बनाते, हम हर चीज का मसाला अलग बनाते हैं। अलग बनता है। करेक्ट करेक्ट। इनफैक्ट पिछले एपिसोड में, दही के एपिसोड में, आई वाज टेलिंग द सेम थिंग टू अर्चित एज वेल, कि कोरमा वैसे तो बहुत कॉमन है, बट एक अच्छा कोरमा बहुत अंडररेटेड है। जिस तरीके से कोरमा बनता है कि दही आप डाले, दही ना फटे। आजकल तो काफी जगहों पे कोरमे में टमाटर भी जाता है, और हम उस पर आएंगे कि किस तरीके से नखलवी लोगों को टमाटर बिल्कुल ना पसंद है, कि क्या है ये।
आपने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बोली कि होटल्स 3-4 सॉसेस प्रिपेयर करके सुबह और वही ऐड कर देते हैं पनीर में, चिकन में, सब्जियों में. तो डू यू थिंक दिस इज अ दिल्ली थिंग और डू यू थिंक दिस इज बिकॉज अ लॉट ऑफ जो हमारे होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं दे फॉलो अ वेरी फ्रेंच वे ऑफ कुकिंग जहाँ पे उनकी मदर सॉसेस होती हैं 4, तो वो ये क्या हमने वेस्ट से कॉपी किया है ये 4 सॉसेस रखना? This is the pan-India thing. This hotel thing of preparing sauces is the pan-India thing. It's not to do with Lucknow and Delhi. ये तो हर जगह होता है, हर रेस्टोरेंट में होता है. आप देख लीजिए तो सालन तैयार रखे होंगे, मसाले तैयार रखे होंगे. लखनऊ और दिल्ली का फर्क मैं बताऊं अगर तो जैसे कि बिरयानी में दिल्ली में सेला चावल की बनती है और लखनऊ में बिरयानी वो जो महीन बारीक बिरयानी चावल होता है ना उसकी बनती है. वो फर्क उसी में फर्क आ जाता है. तो ये जो मेरा कहना था ना कि एक रोबस्ट होता है और एक नाजुक होता है, ये आपको चावल से ही पता चल जाएगा जब आप चावल देखेंगे, चाहे एक ही मसाला इस्तेमाल हो रहा हो. अच्छा, बट मैंने कहीं पे पढ़ा था ये, और बिकॉज मुझे सेला बिल्कुल पसंद नहीं है और बासमती चावल इस्तेमाल करते थे बिरयानी का हमेशा से मेरे ख्याल से. दिल्ली में भी शायद, प्लान दिल्ली की बात कर रहा हूँ, वहां पर भी शायद बासमती का इस्तेमाल पहले करते थे, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सेला राइस आ गई. इज दैट करेक्ट? That I have not studied actually, लेकिन it is quite possible कि मुगल बादशाहों के दस्तरखान पे तो बासमती ही रही होगी. जो भी उस वक्त का सबसे अच्छा चावल होगा वही रहा होगा उनके दस्तरखान पे, जो भी रहा होगा. हाँ, ये मतलब मेरे, क्योंकि इस पे जानकारी नहीं इसलिए मैं कुछ इस पे कमेंट नहीं करना चाहूंगी. ठीक है. तो एक ना, क्योंकि आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बताया भी कि किस तरीके से औरतें जो खाना बना रही हैं तो वो ऐसे चॉप मसाला जिसको बोलते हैं या फिर रेड वाइट ग्रेवी करके नहीं रखते हैं. तो लखनऊ पॉपुलर आज भी है नवाबों के कारण, फॉर पीपल लाइक अस, फॉर नोविस लाइक अस, कि हम नवाब मतलब लखनऊ मतलब असफुद्दौला बहादुर, वाजिद अली शाह बहादुर वगैरह वगैरह. ठीक है. बट बहुत शायद कम ही लोगों को पता होगा अबाउट द बेगम्स और बेगम का खाना और बेगम का कितना रोल हुआ करता था पॉलिटिक्स में, स्टेट में, फूड में, और जिस तरीके से शेप किया गया लोग बेगमों ने खाने को. इस पे व्हाट वुड यू से कि कितना रोल है? देखो हम ना वहां पे, मैं फैजाबाद भी गई थी. फैजाबाद में बहू बेगम का मकबरा है. बहू बेगम का जो मकबरा है वो मेरे ख्याल से तो इतना अंडररेटेड है, इतने कम लोग उसके बारे में जानते हैं कि मेरे हिसाब से कोई इसके हुमायूं के मकबरे से कम नहीं है उसकी खूबसूरती. हाँ, साइज में थोड़ा सा छोटा है, काफी छोटा है साइज में, लेकिन उसकी जो खूबसूरती है वो बेइंतहा है. अच्छा, बहू बेगम जो थी जिनका नाम था मुद्दतुज़ ज़हरा, वो एक उनकी शादी शुजाउद्दौला से हुई थी जो नवाब थे वहां के. और जिस वक्त शुजाउद्दौला हारे हैं बक्सर में, उस वक्त अंग्रेजों से बहू बेगम ने ही नेगोशिएट किया था जिसकी वजह से ये वापस आए और इनकी जान बची. और बहू बेगम का इतना बड़ा रोल था सियासत में और उसमें क्या कहते हैं जो उनकी वो थी स्टेट था अवध में, कि उसकी वजह से ये समझो कि उनका बेटा आसफुद्दौला जो था वो फैजाबाद छोड़ के लखनऊ चला गया, लेकिन उनकी वो चलती रही. और उनकी जो वो थी, मतलब क्या कहना चाहिए, उनका जो इन्फ्लुएंस था, उनका जो असर था वो हमेशा रहा. और आखिर में वो अपने बेटे से इतनी खफा हो गई थी और वो अपनी सारी जायदाद अंग्रेजों को छोड़ के चली गई थी. और 3 लाख रुपए छोड़ के गई थी अपने, जो उनका ख्वाजा सरा था दराब अली खान, उसके लिए छोड़ के गई थी. उन्होंने वसीयत बनाई और अंग्रेजों का उसको लेगेटी बनाया कि मैं चाहती हूँ कि तुम लोग इसके वो बनो, एग्जीक्यूटर्स बनो. उसमें 3 लाख उन्होंने अपने मसोलियम के लिए, मकबरे के लिए भी छोड़े. तो और उससे पहले सदरुन्निसा जो थी, जो नवाब सफदरजंग की बीवी थी, वो भी वहीं पे गुलाबबाड़ी में उनका दफन है मकबरे में इनके शुजाउद्दौला के. इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ था. अगर आप ये देखिए तो 1856 में वाजिद अली शाह तो कलकत्ते चले गए. किसने मोर्चा संभाला 1857 का? बेगम हजरत महल ने. और सबसे सक्सेसफुल अगर कोई लीडर 1857 में था तो वो थी बेगम हजरत महल. मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रही हूँ. उन्होंने जंग, जो चिन्हट की जंग थी जो उन्होंने लड़ी, उन्होंने अपने बेटे को बिरजीस कदर को वहां पे रूलर भी करार दिया. उसके नाम पे वो भी, उसके नाम पे सनद निकाली. ये सब चीजें जो थी वो और कोई नहीं कर पाया. बाकी लोग जो थे वो लड़ाइयों में जंगों में हारते रहे, लेकिन बेगम हजरत महल ना कभी पकड़ी गई ना मारी गई. वो चली गई यहाँ से. और उनके अंडर जो थे कितने बड़े बड़े वो थे, कमांडर्स थे उनके.
और कितना लंबा उनकी वो रेजिस्टेंस जो थी उनकी अंग्रेजों के खिलाफ बहुत लंबी चली, 1859 तक चली। हाँ, 2 साल तक थी, करेक्ट। बाकी लोग तो सब जल्दी खत्म हो गए थे। तो ये तो हो गया बेगमों का या फिर औरतों का पॉलिटिक्स और स्टेट में छाप या इंटरफेरेंस, किस तरीके से कितना उम्दा इंटरफेरेंस था। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे सो वी विल टॉक अबाउट कि किस तरीके से बेगम ने खाने पर अपनी छाप छोड़ी है, किस तरीके से उन्होंने नफीस बनाया खाने को। लेट्स टेक अ ब्रेक एंड वी आर बैक। तो अब वापसी कर ली है हम लोगों ने और वापस से बेगमों पर जाते हैं और उनके खाने पर उन्होंने किस तरीके से खाना बनाया। एक एग्जाम्पल जैसे मुझे पता है अबाउट बिरयानी कि अगर उसमें औरत का हाथ नहीं होता तो शायद बिरयानी जो हम खाते हैं जिस तरीके से आज हमें मिलता है शायद नहीं होता। दिस इज वन ऑफ द कॉमनली एक्सेप्टेड स्टोरीज अबाउट बिरयानी। और बिरयानी का एपिसोड सुनने के लिए जाइए, पीछे वाला सुन के आइए। खैर तो बट उस तरीके से कितने और जगहों पर रानापा बनाया है बेगमों ने, औरतों ने खाने को नफीस जिस तरीके से हम आज खाते हैं। देखो, औरतों का कंट्रीब्यूशन जो है वो हमेशा हर चीज में रहता है। बहुत दफे बिहाइंड द सीन्स होता है जिसकी वजह से उनका नाम नहीं आता है आगे, लेकिन खाने में मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे जो रोजमर्रा, मैं अब होटल्स की बात नहीं कर रही, मैं घर की बात कर रही हूँ। हाँ, जब तुमने जनाने की बात की तो मैं जनाने की ही अब बात कर रही हूँ, बावर्ची खाने की नहीं। हाँ, तो जनाने में अगर तुम देखो कि जब ज्यादातर खासतौर से पीपल फ्रॉम मुस्लिम बैकग्राउंड पहले जमाने में बहुत ज्यादा नॉन वेजिटेरियन, मटन मीट बहुत खाया करते थे। मटन है, चिकन है, फिश है, जो भी कुछ है, उसमें आप सब्जियां कैसे इंट्रोड्यूस करें। तो ये तो मेरा मानना है कि तो हमारी जो घर की खातूनें थी उन्होंने उसमें सब्जियां डालनी शुरू करी, कलिया बन गया, ताकि आप उसके जरिए आप तक बहुत सारी सब्जियां पहुंच जाए। तो ये सब चीजें जो है ना, ये इसमें एक जो वो है टच है वो औरतों का ही है। और बावर्ची खाने में तुम अगर देखो तो चाहे हमारे यहाँ बावर्ची हो चाहे वो महाराज हो, ज्यादातर घरों में भी खाना जो थे वो मर्द ही बनाते थे। और मेरे ख्याल से इस वजह से भी होगा कि बर्तन वर्तन भारी हुआ करते थे, औरतों से उतने उठे या ना उठे। आजकल तो सब औरतें भी जिम जाती हैं, 6 पैक वैक पैक क्या क्या डेवलप कर लेती हैं, पतीलियां उठा लेती हैं। लेकिन मैं आज भी जब अगर ज्यादा लोगों का खाना बनाओ, मैं पका लेती हूँ करीब 100-150 का, लेकिन मुझसे पतीली नहीं उठती। हाँ। तो उसके लिए मुझे किसी को बुलाना पड़ता है और मसाला भी चलाने में तकलीफ हो जाती है बहुत देर के बाद। तो आई थिंक इट इज मोर टू डू विद द फिजिकल एबिलिटी देन द ऑफ यूजिंग द, मतलब बर्तन उठाना, मसाला चलाना, देन एनीथिंग एल्स। मतलब इसमें जेंडर का अगर कोई रोल है तो वो सिर्फ मेरे हिसाब से ये था पहले। अब तो वो भी नहीं रहा। अब तो हम सुनते हैं इतनी बहुत सी वेमेन शेफ्स हैं। मेरी दोस्त हैं शेफ ये मनीषा भसीन, जो आईटीसी में अब तो डायरेक्टर है। शी इज डूइंग सो वेल। और उनके साथ मैंने एक फूड प्रमोशन भी किया था आईटीसी में। So I know how well she is doing and how well she controls the kitchen. लेकिन वही I said, it is not about ability as far as being able to design the menu, as far as being able to innovate new dishes. It's more to do with the physical ability of being able to pick up the बर्तन्स and इतना घंटों खड़े होके चलाना। तो बस यही है, और तो कोई है नहीं। वरना घरों में तो जैसे मैंने कहा कि खाना मेन्यू डिसाइड करना, ये सब तो औरतों का ही हमेशा से ही काम रहा है। ये तो घर की खातूनों ने ही डिसाइड किया कि क्या पकेगा, क्या मसाला जाएगा, किस तरह से जिनिस निकाली जाएगी, सौदा क्या आएगा। ये सब हमारे यहाँ तो सब औरतें ही करती थी। कभी मर्दों ने तो नहीं कहा कि सौदा ये आएगा, ये होगा, वो होगा, कुछ भी नहीं। हाँ, तो इस तरीके से तो आई थिंक जो हम खाते हैं वो बेसिकली बिकॉज खातूनों ने ऐसा बोला कि चलो आज तो दाल बनेगी, तो दाल बनेगी अब बनेगी तो बनेगी। तो ये जो जना अगर हम रॉयल्टी की बात करें, और ये सवाल मुझे हमेशा बहुत कंफ्यूज करता है कि अगर हम रॉयल किचन की बात करें तो जब फीस्ट लगता था, जब दावतें होती थी, तो उसमें क्या औरतें आती थी उस फीस्ट पर, और दूसरा कि उनका खाना क्या अलग तरीके का बनता था, क्या उनका किचन अलग सेटअप होता था? देखो, ये मैंने एक किताब ट्रांसलेट करी थी, बज़्म आखिर,
वो मुंशी फैजुद्दीन ने लिखी है और 1885 में वो पब्लिश हुई है। और मुंशी फैजुद्दीन जो थे वो एक कोटियर थे, दरबार में उनके बहादुर शाह जफर के दरबार में थे, और उन्होंने देखा है, जो उन्होंने अपने आप बीती जिसको कहते हैं आंखों देखी लिखी है बज़्म आखिर में। तो वो बज़्म आखिर में दस्तरखान का जिक्र करते हैं। किचन एक होता था, मेन किचन जो था, वहां खाना पकता था, और क्योंकि बादशाहों की बात होती थी इसलिए खाना जो था वो हमेशा बहुत एहतियात से पकता था, क्योंकि जहर वहर का बहुत एक डर रहता था हमेशा कि कहीं जहर ना डाल दिया जाए। उसके बाद वो हो सकता है, मतलब वो जनाना एक छोटा किचन होता था जहाँ का दरोगा अलग होता था, क्योंकि एक और किताब है उसमें ये है कि उनकी जो लिख रही है उनकी कोई जान पहचान की है जो दरोगा है दराने महल सरा के बावर्ची खाने की, लेकिन खाना वो नहीं पकाती थी, खाना वहां आता था, वहां से गर्म होके सर्व होता था, क्योंकि जनाने में मर्द नहीं जा सकते थे, तो उसके अंदर या ख्वाजा सरा जाते थे या औरतें जाती थी। तो ख्वाजा सरा कौन हुए? यूनक्स। ओके। तो जनाने के अंदर या तो यही लोग दोनों जा सकते थे, तो इसलिए खाना पक के आता था वहां से, बावर्चियों ने पकाया, खाना आ गया था। बावर्चियों के भी, हम तो आज बावर्ची कहते हैं, लेकिन इनके अलग अलग स्टाइल थे। जिसको आज हम शेफ कहेंगे वो रकाबदार, तो रकाबदार हुआ करते थे, मसालची हुआ करते थे, अलग अलग डेजिग्नेशन थे उनके भी, जिसके बारे में मैंने लिखा भी है, तो इसी कहानी में लिखा है शायद, जो इसमें देसी डेलिकेसीज में। तो ये लोग खाना पका के, एक जो था वो खाना मतलब मेन्यू बनाना, हकीम बहुत इन्वॉल्व होते थे। हकीमों का काम था देखना कि क्या तासीर है किस खाने की और क्या मौसम है, उस मौसम में क्या खाना खिलाया जाए। तो अगर गर्मियों का जमाना है तो गर्मियों का खाने अलग होते थे, सर्दी है जाड़ा है उसके खाने अलग होते थे, कोई बीमार है, किसी को कोई तकलीफ है या किसी को कोई जरूरत है, उसके खाने अलग होते थे। तो ये सब चीजें हकीम तय करते थे, और हकीम जो थे वो रकाबदार के साथ मिलके उनके मेन्यूज बनते थे। फिर खैर नीचे और लोग बहुत थे जो पकाते थे। खाना पक के सील होके जाता था, और ये जो एक बहुत जहरमुरा प्लेट्स कहलाती हैं, उस प्लेट्स में ये सर्व हुआ करता था। कहते हैं कि वो अगर उसके अंदर जहर होगा तो प्लेट चिटक जाएगी, उसमें खाना सर्व होता था। खाना पानी सील होके आता था, और ये मोहर जो थी वो वहीं खुलती थी बादशाह के सामने। तो खाना इस तरह से आता था। और जहां तक दावतों का सवाल है, पर्दा होता था। जब औरतें, जैसे कि उसी में बज़्म आखिर में बहुत नजर न्याज का जिक्र है कि दीवाने खास में नजर हो रही है, दीवाने आम में भी नजर हो रही है, लेकिन पर्दे का हुक्म होने के बाद औरतें आती थी वहां पे। ऐसा नहीं था कि एक मिक्स्ड गैदरिंग में औरतें आ जाए। मिक्स्ड गैदरिंग जहां तक होती थी, जैसे कि वो अगर अच्छा पहले खाने भी 2 ही वक्त होते थे, तो हम लोग ने अंग्रेजों से ब्रेकफास्ट और टी सीख लिया, वरना खाना एक 11 बजे होता था। उस 11 बजे के खाने में जब महल में खाना हो रहा है, तो उसके ऊपर दस्तरखान पे जो शहजादे थे, जो बिल्कुल सगी रिश्ते होते थे, वो जरूर आते थे, लेकिन और कोई मर्द नहीं आते थे। तो शहजादों की उम्र क्या होती थी? कुछ तो बड़े होते थे, मतलब जो शहजादे रहते थे महल के अंदर वो तो 9-10 साल से छोटे रहते थे। जब तक बालिग हो गए तो वो बाहर रहने लगते थे। लेकिन जब दस्तरखान पे आते थे तो जो शहजादे थे वो लाल किले के अंदर, काफी लोगों से ये जिक्र मिला है, बल्कि अभी मैं आज ही पढ़ रही थी ख्वाजा हसन निजामी का, उन्होंने कहा कि पर्दे की रस्म जो थी वो बिल्कुल सगे रिश्तेदारों में नहीं थी, जैसे कि फर्स्ट कजिन्स हैं उनमें नहीं थी। तो उन लड़कों का, शहजादों का, जो बादशाह के बेटे थे या बादशाह के पोते थे या नवासे थे, उनका आना जाना था महल के अंदर। ये 2 वक्त के खाने की आपने जो बात बोली, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं खुद 2 बार ही खाना खाता हूँ। और अगर आप आजकल देखेंगे तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का ट्रेंड आ गया है, कि सिर्फ 2 बार खाना खाओ, या तो ब्रेकफास्ट स्किप कर दो या डिनर स्किप कर दो। जो पहला मील था वो 11 बजे था आपने कहा, और दूसरा मील मगरिब के बाद। मगरिब आपने नमाज पढ़ी, मगरिब के बाद आपने खाना खाया, उसके बाद फिर तो अंधेरा ही हो जाता था, आप सो जाइए। तो खाने का जो सारा था, और बीच में जो था वो लोग हुक्का पिया करते थे, पान खाते थे, ये सब चलता था। और ये स्नैकिंग व्रैकिंग तो होती नहीं थी, इंटरमिटेंट फास्टिंग ही समझ लो। हाँ जी। और ये आपने ये भी बताया था कि Okay, I lost my chain of thoughts. I'll continue. ऐसा नहीं है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करके लोग पतले होते थे। वाजिद अली शाह का अगर पोर्ट्रेट देखोगे तो वो पतले नहीं थे। बिल्कुल खाते पीते परिवार के थे वो। बट इंटरेस्टिंग ज्यादा आपने बोला कि जैसे ही बालिग हो गए घर के शहजादे तो घर से बाहर। अनलाइक साउथ एशियन फैमिलीज नाउ, बालिग हो घर के लड़के या लड़कियां घर से बाहर कैसे घर पे ही रहो, अनलेस यू आर गोइंग टू गो आउट स्टडी या फिर जॉब्स के लिए अगर आप चले गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो
देखो ये जॉइंट फैमिली, ये जो थी ना, ये जो महल था उसमें 2000-2500 लोग रहते थे। हाँ, मतलब उसके अंदर जो लाल किले का था उसमें करीब 2-2500 लोग रहते थे, उनके अंदर जो हवेलियां थी और जो सब थे। तो उसमें ये था कि भाई जो जनाना था उसमें औरतें ही रहती थी ज्यादातर, बादशाह की बीवियां, बेटियां, जो मतलब विडोड रिलेटिव्स होती थी उस, या जो नौकर चाकर आते थे, उस तरह के लोग रहा करते थे। और जैसे शहजादा बड़ा हो गया तो उसको अपने घर बार संभालना है, तो फिर वो उसको बाहर हवेली मिल जाती थी ना, फिर अपने घर बार संभालो तो उसको अपना। अब आज भी जब लड़का शादी करके जाता है तो फिर अपना घर संभाल ही लेता है ना, लड़की भी अपना घर संभालती है। कौन से माँ बाप के पास आज कोई रहता है? हमारे घर आइए। हम दोनों अपने माँ बाप के साथ रहते हैं। तुम दोनों की शादियां हो गई है? मेरे भाई की हो गई है, मेरे भाई की हो गई है। अभी देखिए बहुत स्ट्रगल करता है भाई साहब, घर पे बैठा था। मुझे अपना सवाल याद आ गया। मुझे एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज लगी, आपने कहा कि हकीम हमेशा रहता था बावर्ची के साथ। तो हम हमारे जो हर पॉडकास्ट में कोई डिश डिस्कस करते हैं तो हम हमेशा उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, चाहे वो आयुर्वेदा का स्कूल ऑफ थॉट हो या कोई और स्कूल ऑफ थॉट हो। तो ये जो हकीम थे उनकी जो मेडिसिनल स्कूल ऑफ थॉट था वो क्या था? वो ये वाज दिस यूनानी मेडिसिन या कोई अलग टाइप का स्कूल ऑफ थॉट था? नहीं, यूनानी मेडिसिन। अच्छा। यूनानी दवाएं थी, जिसको आज भी क्या कहते हैं, काफी वो अलीगढ़ में है बहुत मशहूर तिब्बिया कॉलेज। तो उसमें अगर तुम देखो कि गर्मियों में कहेंगे कि गर्म चीजें मत खाओ। हाँ जी। तो उसकी तासीर, जैसे किसी की तासीर गर्म है तो कहेंगे इसको गर्मियों में मत खाओ। जाड़े में ठंडी चीजें, हमेशा कहा जाता है कि रात में तरबूज मत खाओ। मछली अगर खा रहे हो तो मछली के साथ दूध मत पियो। इस तरह की बहुत सी चीजें होती हैं, मतलब जिसको हम लोग एक्चुअली मानते नहीं है, लेकिन आज नहीं मानते हैं, लेकिन पहले जो अगर तुम देखो तो बहुत ज्यादा ये सब था कि फलां से ये बीमारी हो जाएगी, इससे गैस हो जाएगी, इससे पेट फूल जाएगा। पहले जैसे था ना कि अगर प्रेगनेंसी के बाद, किसी की भी डिलीवरी के बाद बहुत सारी तरकीबें होती थी लेडीज के लिए कि फौरन ये जो है आप कोई ठंडी तासीर की चीज मत खाइए, पेट बड़ा हो जाता है। और हम लोग ये सब मानते नहीं थे। उसके लिए आज हम बहुत मतलब वो कर रहे हैं, अफसोस होता है कि उस वक्त सुन लेते तो इतने मोटे ना होते। मतलब दुबले पतले, क्योंकि वो सब उनके पास इतनी तरकीबें थी ना कि गर्म पानी पियो, पेट टाइटन होता है इससे, इस तरह की चीजें दिखाने के साथ आज भी कहते हैं पानी गर्म पिया करो, तो उससे आपकी वो आर्टरीज खुली रहती हैं। अब कितना सच है कितना नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ मुझे ये मालूम है कि जो बड़े बूढ़े कहते थे कि अगर जुकाम है तो फला चीज मत खाओ, बुखार है तो ये मत खाओ, कि वो सब चीजें जो है ना वो काफी कारसाज है। तो राना पर ये आइसक्रीम जो है वो उसकी वो ठंडी है गर्म है? गर्म में ठंडी है, गर्मियों में ठंडी है। क्योंकि ऐसा बोला जाता है दूध की तासीर तो ठंडी होती है या गर्म होती है, क्योंकि आइसक्रीम आप खाते हैं ठंडी होती है ना, बिल्कुल। और आइसक्रीम हर मौसम में अच्छी होती है ना? मुझे हमेशा लगता है आइसक्रीम हर मौसम में चलता है विद शुगर, अर्चित शुगर के साथ में। आजकल जो काफी न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियंस हैं, वो लोग पुराने विजडम को फॉलो करके एडवाइस देना शुरू कर दिया उन्होंने। सो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग, आयुर्वेदा हो, यूनानी हो। सो थोड़ा बहुत धीरे धीरे करके हम वो दादी नानी के विजडम पे वापस आ रहे हैं, विच आई थिंक इज अ ग्रेट थिंग। और आखिरी फिर से ब्रेक में जाने से पहले एक और सवाल, एक कोई की थिंग जो कि जनाने में बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था कि ऐसा जनाना दिखना चाहिए, या फिर मतलब अगर कोई यूनानिमिटी थी जनाने में, या फिर इस तरीके का ही खाना होना चाहिए, या फिर इस तरीके से रहन सहन होता है? देखो सलीका जो था वो बहुत ज्यादा वो था, मतलब उसके ऊपर बहुत जोर डाला जाता था कि सलीकेमंद होना चाहिए हर औरत को। और इससे मतलब ये नहीं था कि आप सिर्फ घर में बैठी है इसलिए सलीकेमंद हो, आप चाहे काम कर रही हो, चाहे घर में बैठी हो, जो भी कर रही हो, होमवर्क भी कर रही हो, सलीके के ऊपर बहुत जोर दिया जाता था कि सुघड़ होना चाहिए, सलीका होना चाहिए। सुघड़ मतलब आप थ्रिफ्टी हो, वेस्टेज ना करें। सलीका मतलब हर काम बहुत कायदे से और करीने से करिए कि वेरी टाइडी, नॉट अनटाइडी। तो आपका घर जो है वो साफ सुथरा रहना चाहिए। खाना जब पक के आए, सबसे पहले आंखें खाती हैं खाने को, तो खाने की शक्ल अच्छी होनी चाहिए। तो इन सब चीजों पे बहुत जोर हुआ करता था कि घर देखने में अच्छा हो, खुशगवार घर होगा, खुशगवार मौसम होगा तो उसमें लोग भी, मतलब माहौल होगा, मौसम नहीं, खुशगवार माहौल होगा तो लोग भी घर में खुश रहेंगे। हाँ, अभी भी वैसे करते हैं, इंसान खुश रहे, अच्छे से खाना पकाए तो जिंदगी आधी तो उसी में कट जाती है। और खाना भी देखने में अच्छा होना चाहिए।
ये नहीं कि खाना कितने भी मजे का हो, अगर शक्ल खराब है, जैसे कि अगर मसाला जो है वो थोड़ा सा जला हुआ है या जो भी कुछ है, वो देखने में मजा नहीं आता। फिर चाहे वो बाद में आप खा के कहिए जरूर वाह, लेकिन वो शुरू के वाह नहीं निकलती। हाँ, बिल्कुल। पहले जज करते हैं कि क्या दे हाँ दिया है। हाँ हाँ और अगर खुशी से खाना ना खाओ तो वो डाइजेस्ट भी ढंग से नहीं होता, is what I've हाँ read. बिल्कुल। हाँ, नाक मुंह चढ़ा के तो हम्म। खैर। अब एक और छोटे से ब्रेक, इट्सी बिट्सी टाइनी अंतराल पे जाते हैं, फिर आते हैं। And we're back from the break. तो राना आपा, I am a writer. Sadaf is also a writer, not as acclaimed as you, but some of our listeners also are very interested in food. उनको भी खाने के बारे में लिखने का शौक है, एटलीस्ट एस्पिरेशंस है, या हिस्ट्री के बारे में लिखने की एस्पिरेशंस हैं। तो आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताएंगे, how you became a writer, and so that our listeners can get inspired and also us. I am an accidental writer, I think, because I started writing very late. And the first thing I would advise anybody is to be very passionate about what you're doing. Don't write because you have to write. Write because you want to write. And write about what you want to write. तो वो जो एक reader से आपका connect होता है ना, because that is what is essential for a writer. So you connect to the reader only when you're writing about something which you're very passionate about. और फिर जब आप पैशनेट होते हैं तो फिर आप सीख ही लेते हैं, उसके बाद आप रिसर्च करना शुरू करते हैं, यू नो योर सब्जेक्ट, यू लर्न योर सब्जेक्ट, नो योर सब्जेक्ट वेल. So as I said, I used to teach. I was teaching history for a long time in the Middle East, and then in 2012 I decided to write my first book on history, which is the one you mentioned, Historical Trails in Mehrauli. And after that I've written a few others. तो ये कि आई वर्क वेरी हार्ड, आई स्पेंड अ वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब मैं दिन में कम से कम 8-10 घंटे काम करती हूँ. And when I'm writing or I'm lying down, I research, I keep reading, and because you have to continuously keep evolving. और गलतियां होती रहती हैं, I learn from that, I grow with that. Very well put. Beautifully put. Passion is the basic hygiene factor लिखने से पहले. Superb. हम हर शो में, अपने हर एपिसोड में एक सेगमेंट करते हैं, अंडररेटेड ओवररेटेड. टिपिकली हम एक डिश के बारे में बात करते हैं तो हम उसका अंडररेटेड या ओवररेटेड वर्जन बताते हैं. बट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट लखनऊ टुडे, आई थिंक आवर लिसनर्स वुड लव टू हियर लखनऊ में कोई अंडररेटेड डिश कौन सी होती है और ओवररेटेड डिशेस कौन सी हैं आपके ओपिनियन में? Overrated is the korma, underrated is the kalia. Oh. आप कहीं पे भी जाएंगे आपको हर जगह कोरमा मिल जाएगा, चाहे वो मछली का कोरमा हो, मुर्ग का कोरमा हो, बकरी का कोरमा हो, आपको हर तरह के कोरमे, बटेर का कोरमा, हर तरह का कोरमा मिल जाएगा. लेकिन जो कलिये में जो आर्ट होता है, जो कलिये में जो जायका होता है, विच इज नॉर्मली फाउंड ओनली इन होम्स. कलिया जो है आपको रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगा. कलिया विल बी फाउंड ऑन एवरी टेबल इन ओल्ड लखनऊ. इट विल बी फाउंड इन एवरी टेबल इन ओल्ड फैमिलीज, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे कायस्थ हो, और दोज हु ईट नॉन वेज, you will find a कलिया there. और कलिया जो होता है ना, जैसे कि अब जाड़ा आ गया तो गोभी और पत्ते का सालन. अच्छा, सालन means anything with meat in it, and a curry is called a सालन. तो शलजम और पत्ता गोश्त, गोभी का पत्ता गोश्त, ये जो आपको मजा मिलेगा ना, वो आपको कोरमे में नहीं मिलेगा. बिकॉज कोरमा, चाहे वो जाफर हुसैन के थे बावर्ची, जिन्होंने 365 दिन अलग मजे का एक कोरमा खिला दिया, लेकिन जो कलिया होता है, जो सीजनल वेजिटेबल्स के साथ होता है, चाहे वो आलू का सालन हो या आलू गोश्त हो, चाहे वो आपको लौकी गोश्त हो या भिंडी हो, हर सब्जी का मैं यहाँ सालन पकाती हूँ, कलिया पकाती हूँ. और उस कलिये का जो मजा है, चुकंदर, we are very fond of that, and I would rate that over any korma any day. चुकंदर कलियां या फिर कलियां इन जनरल? Any कलिया. Starting with आलू गोश्त. हाँ, और ऑफ कोर्स अगेन देसी डेलिकेसीज अगेन यूट्यूब पे देख रहे हैं तो ये बुक है. इसमें राना आपा ने कोरमा और कलियां दोनों के बारे में बातें की हैं. और एक राना आपा वो डायलॉग तो बनता है मसाला. अच्छा, हाँ? तो जब मैं खाना बनाना सीख रही थी, मतलब सीख क्या रही थी, हमारी दादी ने, एक हमारी कोई नजर हुई थी, उसके लिए काफी खाना बना था. दादी हमारी कोरमा बैठी आंगन में भून रही थी, चूल्हा पर जल रहा था और उस पे और मैं देख रही थी कि छोटी थी मैं काफी, मैं देख रही थी कि दादी भूने जा रही थी. मैंने पूछा, मैंने कहा दादी आप इतना भून रही हैं? तो बहुत हंस के बोली, मसाला ऐसे भूनो जैसे दुश्मन का कलेजा.
ये दिस इज माय फेवरेट। मैं राणा आपा को हमेशा इसका डायलॉग इसमें भी लिखा हुआ है, और आई थिंक काफी लोगों ने आपसे, मेरे ख्याल से इस डायलॉग को मैं पक्का पूछा था अभी लिट फेस्ट में भी। आई थिंक आपने ये मेंशन किया था इससे पहले क्योंकि ये जो है ना, जो मैंने कहा ना, जो पहले जैसे मैंने जैसे जिक्र किया था, अर्ज किया था कि मसाला जो है ना, बजाय इसके कि यू ड्राउन द मीट इन मसाला, आप मसाले को अच्छे से भूनो। और गोश्त मैं बाद में डालती हूँ, पहले मैं मसाला भूनती हूँ। जब आप मसाले को खूब अच्छे से भूनेंगे कि बिल्कुल खुश रंग हो जाए, उसमें जब आप फिर गोश्त डालिएगा ना, तो जो खिल के मजा आएगा वो मजा जो है, और बहुत कम। अच्छा, मेरे शौहर जो है वो इलायची से एलर्जिक है और उन्हें गरम मसाले नहीं पसंद है, तो मैं बहुत कम, मतलब ना, मैं बल्कि डालती नहीं। रोजमर्रा के घर के खाने में तो मैं गरम मसाला डालती ही नहीं, और मेरा बहुत बेसिक मसाला होता है, अदरक, लहसुन, प्याज, हल्दी, धनिया, इसके अलावा और कुछ नहीं डालती हूँ मैं। लेकिन सारा जो इसका वो है ना मजा, वो भूनने में है, क्योंकि मैं उसको पानी छींटे दे दे के भूनती रहती हूँ। सारे अपने जितनी एंग्स्ट है ना, वो सब उसी में निकाल देती हूँ। ये तो बहुत ही अच्छा टिप भी हो गया है फॉर पीपल हु वांट हाउ टू यूज मसाला प्रॉपर्ली। टिप से याद आया, मैं राणा आफा आपकी वेबसाइट देख रहा था, आपका ब्लॉग देख रहा था, मैं रान की रेसिपी ढूंढ रहा था। सो व्हाट आई लव्ड अबाउट योर रेसिपीज कि आपने एंड में ये लिखा हुआ दैट कुक ओवर वेरी स्लो फायर, बट इफ यू कुकिंग इन अ प्रेशर कुकर ऐड ऑल द मसाला टुगेदर, but the taste isn't same. So I love your honesty here. लोग काफी बार सब्स्टिट्यूट्स जब देते हैं अपनी रेसिपीज में, तो वो कहते हैं नहीं नहीं सेम टेस्ट करेगा, आप कुछ भी यूज कर लो। पर आई लव योर ऑनेस्टी कि आपने कहा कि कुकर में पकाने से टेस्ट सेम नहीं रहेगा। कभी नहीं हो सकता। जो स्लो कुकिंग का मजा है वो कभी आपको प्रेशर कुकर में आ ही नहीं सकता। Absolutely. Coming to the $1 million question, जो हमें बहुत लोगों ने कहा कि अगर आप लखनऊ के बारे में बात कर रहे हैं तो ये प्लीज पूछेगा, इज कि लखनऊ सब जाते हैं, टुंडे कबाब सबको पता है, बट टुंडे कबाब के अलावा और क्या अच्छी चीजें होती हैं जो आपने बोला ऑलरेडी, उनके अलावा लखनऊ में जो विच आर मस्ट हैव एंड कहाँ से खानी चाहिए? देखो, दो चीजें जो लखनऊ की जो मुझे पसंद है, एक तो काकोरी कबाब, बिकॉज देयर इज अगेन, एक तो बहुत सॉफ्ट होता है और उसका मसाले भी बहुत हल्के होते हैं, और दूसरा जो है वो यखनी पुलाव। जो लखनऊ का यखनी पुलाव है उसका कोई जोड़ नहीं है किसी भी बिरयानी से। और मेरे ब्लॉग के ऊपर तुम यकीन मानोगे कि रोज के 200-300 हिट्स मेरे यखनी पुलाव की रेसिपी पे होते हैं, और ये मैंने रेसिपी डाली होगी 5-6 साल पहले। सबसे ज्यादा इसी पर हिट्स होते हैं रोज, यखनी पुलाव पे। तो आई वुड रेकमेंड दीज टू, कि जो जाए लखनऊ, एक तो लखनऊ के शाही टुकड़े खाए। लखनऊ का शाही टुकड़ा दिल्ली के शाही टुकड़े से बहुत फर्क होता है। लखनऊ का शाही टुकड़ा फर्म होता है, पूरा यू कैन सी द टुकड़ा, और दिल्ली में जो शाही टुकड़ा होता है ना, वो एक हलवा टाइप हो जाता है, जो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। अब मैं दिल्ली वालों को ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन आई वुड से दैट आई प्रेफर द लखनऊ शाही टुकड़ा एंड द लखनऊ पुलाव। Fair enough. कहाँ से ये यखनी पुलाव अच्छा मिलता है अपार्ट फ्रॉम योर वेबसाइट वेयर पीपल कैन मेक इट देमसेल्व्स? बट अगर मैं लखनऊ विजिट करूँ में तो बहुत सारी जगहें अच्छी हैं। देयर इज टू आर रन बाय फ्रेंड्स ऑफ माइन, वन इज कॉल्ड नवाब्स किचन, वन इज कॉल्ड दस्तरखान, बोथ आर वेरी नाइस। और बाकी तो आप कहीं पे भी चले जाइए, अमीनाबाद में, नजीराबाद में, आपको हर जगह मिल जाएंगे ये यखनी पुलाव और ये सब। काकोरी कबाब जो है वो स्पेशलिटी है, आपको हर जगह नहीं मिलता है, बिकॉज वो आपको शायद दस्तरखान में तो मिलता है, लेकिन ये काफी दफे पहले से ऑर्डर करना पड़ता है। इनफैक्ट कुणाल विजयकर आए थे कुछ दिन पहले। अच्छा, आई एम इंटरप्टिंग यू, जस्ट वन, नेमत खाना। I have just been to Nehmat Khana, run by Askari Naqvi, and in Sanat Kada, which is run by Madhvi Kukreja. एक्सीलेंट खाना। और उसमें क्या कहते हैं, नेमत खाना में जो घरों से आता है खाना, जैसे कबाब जो है, उनकी जो कबाब प्लेटर है वो 6 तरीके के उसमें कबाब होते हैं। तो मसाला जो है ना, मैरिनेट करके कबाबों का आता है 5-6 घरों से, हर के घर से अलग आता है, व्हाटएवर इज द एक्सपर्टीज। तो दिस इज अ वंडरफुल वे ऑफ नॉट ओनली प्रोवाइडिंग ऑथेंटिक फूड टू योर क्लाइंटेल, बट ऑल्सो गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू लेडीज एट होम। I completely agree. हाँ, तो that's a wonderful thing। और उसमें आपको फिर हर खाने का मजा अलग लगेगा, because it's not the same person who has cooked it। तो काकोरी कबाब आपको नेमत खाना में मिल जाएंगे, घुटवन कबाब मिलेंगे, I'm sure nobody has heard of घुटवा कबाब, पतीले के कबाब, हर तरह के वहाँ पे आपको, हाँ, पतीले के कबाब हैं, वो ये सब आपको वहाँ मिलेंगे। and so you can try that। and then दस्तरखान is very good। नवाब
Nawab's Kitchen, I think it's called. Nawab's Kitchen. That's very good. हाँ, जो साद रिजवी का जो है, run by Saad Rizvi. That's very good. Then there's this friend of mine who does Shiba Jairajpuri. वो आबोदाना चलाती है. घर पे शीबा के ही कबाब जाते हैं नहमत खाना में. हाँ, तो शीबा does on order. So usne she had hosted an evening for me because I had gone with Ira Mukhoti, who was researching for a book. So I had requested Shiba, I said, give us an evening of Lucknow. So she invited all the people from Lucknow. Mirasa ne bulai thi usne गाना गाने के लिए, and we had the most fantastic time over there. I should have. मैं बस एक हफ्ते पहले चला गया था, एक हफ्ते बाद जाना चाहिए था. तुम एक हफ्ते बाद आते तो हमारे साथ मजा, मतलब इतना खाया कि I put on 2 kgs. अरे सुबह शाम खा रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे. एक खाने से उठते नहीं थे कि अगले का जिक्र हो जाता था कि अगले खाने में, अगर लंच खा रहे हैं तो डिनर में क्या पकेगा, नाश्ता कर रहे हैं रोगनी टिकिया और कतली की सब्जी, तो लंच में क्या पकेगा, लंच में होता था कि डिनर में क्या पकेगा. कभी कभी 1-2 दिन पहले से ही हम डिसाइड कर लेते थे, अच्छा कल ये पकेगा, परसों ये पकेगा. एक हफ्ते बाद आना चाहिए था, असली नखलऊ देखने को मिलता. Rana Appa, where can our listeners find you on Twitter and on your blog? Can you tell our listeners? On Twitter, my handle is I am Rana, IAMRANA, and otherwise I'm on Instagram as Rana Safi, and I have a website called ranasafi.com, which has a lot of recipes and a lot of other things. I blog on almost everything on earth which interests me, including clothes, history, monuments, historical events, Sufism, everything. And you will find there's a section of recipes also over there. So these are the 2-3 places you can find me on. And please don't start sending me Facebook requests. People who are listening to this, I will not accept it. If you want, you can follow me on Twitter and Instagram. और ट्विटर पे राना अप्पा का 2-3 पेज चलता है, तो 4 पेज चलते हैं. Wow. हमसे एक ट्विटर हैंडल नहीं होता है, राना अप्पा 4 चलता. So yeah. और राना अप्पा, आखिरी यूजुअली हमारे पॉडकास्ट में से कुछ उर्दू की शेर व शायरियाँ भी हो जाती हैं, तो आज आप आए हैं, तो ऐसे कैसे जाने दे बिना शेर व शायरी के. अच्छा, तो अब जब क्योंकि लखनऊ की बात चली तो कबाबों की बात चली, तो लखनऊ के एक बहुत मशहूर शायर थे गुलाम हमदान मुशफ़ी. तो उन्होंने, मतलब कबाब को कभी कभी हम लोग उस एज अ मेटाफर यूज करते हैं ना, क्योंकि कबाब आग के ऊपर सिकता है. तो उन्होंने एक लिखा है शेर जो मुझे बहुत पसंद है. जी, इरशाद. सरे आतिश जो अश्क रेज़ा था, किसी आशिक की थी कबाब में जान. No doubt this kebab has a lover's mind. Fire and tears together, where else would you find? Interesting. Wow. Ashik ka kebab. Wow. On that ashiki and kebab, we will end our wrap our दुकान, आज की दुकान यहाँ पर बंद करते हैं.